जी ग्रामीण श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से। आज हम लोग ये फर्स्ट सेमेस्टर में आज का हमारा टॉपिक है जननीतियाँ। इसी को मैंने सुना बहुत ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जननीतियाँ किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जननीति शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम समदर नाम के वैज्ञानिक समाजशास्त्री जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक फोक वेस्ट में इसके बारे में विस्तार से बताया था कि जननीतियाँ होती क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि जैसे मानव है, मनुष्य है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए मनुष्य जब व्यक्ति जो होता है उसको कुछ ना कुछ कार्य आवश्यक रूप से करने पड़ते हैं। अर्थात मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कार्य करने पड़ते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि देखा जाता है कि जो मनुष्य होता है वह कोई कार्य करता है तो कुछ कार्य उसके लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, अर्थात कुछ कार्य में उसको फायदा पहुंचता है या समाज भी उसको फॉलो करता है, या कोई भी काम ऐसा है कि जो उपयोगी हो या अनुपयोगी हो। मतलब जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह उपयोगी कार्य भी हो सकता है और अनुपयोगी भी कार्य हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ काम करता है और वह कार्य हो उपयोगी और वह जो कार्य है वह उपयोगिता है, वह समूह के सभी सदस्य, समाज के सभी सदस्य उस कार्य को फॉलो करें या उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहें और उस कार्य के द्वारा भविष्य में भी उन्हीं के द्वारा उद्देश्य को पूरा करने के लिए बार बार वैसे ही प्रयत्न किए जाए, वैसी ही उपयोगिता सिद्ध साबित हो, तो कभी कभी आगे चलकर ये एक नियम के तौर पर बन जाता है। लेकिन इसके लिए अगर आप इसके कोई विरोध में काम करते हैं, इस नियम के विरोध में काम करते हैं, तो सरकार के द्वारा इसके लिए कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई नैतिक नियम का या जननीति जो नियम बनाए गए हैं समाज के द्वारा स्वीकृत जो नियम बनाए गए हैं, अगर आप उसको नहीं मानते हैं, उसके विरोध में कार्य करते हैं या उन नियमों को अपने जीवन में नहीं उतरने देते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो समाज के द्वारा उसको दंडित किया जा सकता है। लेकिन सरकार का हस्तक्षेप इन चीजों में नहीं होता। ठीक है, तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि धीरे धीरे कुछ ऐसी आदतें भी बन जाती हैं कि हम कार्य को करना स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। तो वो सभी नियम, ऐसे सभी नियम जो भलाई के लिए हो, जिनकी उपयोगिता हो और पूरा समाज, मानव समाज उसको स्वीकृत करता हो, तो वो सारे ऐसे नियम क्या कहलाएंगे, जननीतियां कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोकाचार की बात करते हैं तो लोकाचार में भी यही देखने को मिलता है कि जब कोई नियम सामान्य रूप से समाज के द्वारा स्वीकृति मिल जाए और उसके द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं समाज के द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान हो और उससे लोगों को या उस समूह के कल्याण होने वाली कोई इस तरीके से बात आती है, कोई कार्य ऐसा होता है जिससे पूरे समूह का हित छुपा रहता है, पूरे समूह को फायदा मिलता है, तो उस कल्याण करने वाले वह नीतियां और वह नियम लोकाचार कहलाते हैं। वैसे अगर हम आमतौर पर देखें तो लोकाचार का शाब्दिक रूप में अगर हम उसके अर्थ को स्पष्ट करें तो ऐसे कार्य जो अनुशासन और नैतिक नियमों से रिलेटेड है, वही लोकाचार है। जो नैतिक नियम से, अनुशासन, व्यवहार से, बोलने के तरीके से जो रिलेटेड होता है वही लोकाचार कहलाता है। तो जननीतियां जो समूह के कल्याण के फायदे के लिए है, जो समूह कल्याण के लिए फायदे के लिए जो जननीतियां बनाई गई हैं उसे ही हम लोकाचार कहते हैं। ठीक है, जो समूह जिसमें समूह का फायदा छिपा हो, सभी समूह का कल्याण होना संभव हो, ऐसे सभी नियम, ऐसे सभी जननीतियां लोकाचार कहलाती है। ठीक है, तो जननीति सीधी सी अगर हम शाब्दिक रूप में इसको देखें तो जन मतलब होता है मानव, लोग, व्यक्ति, प्राणी। रीतियां का मतलब होता है नियम, जो जनता के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें जननीतियां कहा जाता है। ठीक है, जो मनुष्यों के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं और जो स्वीकृत भी होते हैं
और जो उपयोगी भी होते हैं। सबसे पहले मनुष्य के द्वारा कोई नियम बनाया जाता है तो वह उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि उसकी उपयोगिता समूह के व्यक्तियों को दिखना चाहिए कि इसकी उपयोगिता है, वह उपयोगी भी हो और साथ के साथ फायदेमंद भी हो और कल्याणकारी या किसी भी समूह के कल्याण के उद्देश्य से लगी होनी चाहिए, यानी उससे उस नियम से, उस योजना से, उस चीज से पूरे समूह को फायदा पहुंचना चाहिए, तभी वह कल्याणकारी योजना में अंतर्गत आती है। इसके अलावा इसकी विशेषताओं की भी बात करते हैं कि इसकी कौन-कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें क्या होता है, आचरण की स्वीकृत विधियां होती हैं, आचरण की स्वीकृत विधियां वो भी होती है, व्यवहार के जो नियम है, सामान्य नियम है, वो भी इसमें होते हैं। इसके अलावा इसकी सांस्कृतिक इकाई भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सामूहिकता का प्रभाव होता है, सामूहिकता ग्रुप देखने को मिलता है, लोगों का समूह देखने को मिलता है, लोगों का जो समूह के द्वारा स्वीकृत होती है और सभी समूह के सदस्य उस चीज को फॉलो करते हैं और समूह के सदस्य के द्वारा स्वीकृत भी होती है। इसके अलावा इसमें निरंतरता भी पाई जाती है, रेगुलरिटी पाई जाती है। इसका एक स्थायित्व भी होता है, स्थायित्व मतलब एक निर्धारित स्थान पर सीमित रहे, निर्धारित क्षेत्र में सीमित रहे और निरंतरता जो नियम कानून हमारे समाज में परिवार में बनाए जाते हैं उनका एक स्थायित्व भी होता है और निरंतरता भी नियमों में बनी रहती है। इसके अलावा परंपरा द्वारा निर्धारित भी होते हैं, जो हमारी परंपरा है, विचारधारा है, उनके द्वारा भी लोगों को स्वीकृति प्रदान होती है या स्वीकृति मिली होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें उपयोगिता का भी गुण पाया जाता है, इसकी उपयोगिता भी होती है। इसके अलावा इसमें अनुकूलन का गुण भी पाया जाता है। अनुकूलन मतलब होता है, दो चीज होती है, अनुकूलन और प्रतिकूल। अनुकूल जो हमारे लिए फायदेमंद है, जिनकी उपयोगिता है, जो हमारे लिए फायदा पहुंचाए, वो अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। और प्रतिकूल यानी जो विपरीत हो, यानी हमें फायदा ना पहुंचाए, ऐसे नियम कानून जिससे समाज का अहित हो, ऐसे नियम कानून प्रतिकूलन की अवस्था में आएंगे, जबकि अनुकूलन में वो आएंगे जो समाज के हित हो, समाज के विश्वास में है, समाज के द्वारा स्वीकृत हो और समाज से उसको फायदा भी मिले। इसके अलावा कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समाजों में, अलग अलग परिवारों में, अलग अलग पड़ोस में, माहौल के हिसाब से नियम कानून बदलते रहते हैं। तो इसमें विविधताएं भी होती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम काम करते हैं। इसके अलावा तुलनात्मक स्तर पर भी देखा जाता है, जिसको तुलना कितनी परसेंट अच्छे लोगों के अगर साथ दिया जाए, बुरे लोगों को कर दिया जाए, तुलनात्मक स्तर का भी पता चलता है कि तुलनात्मक स्तर क्या है। इसके अलावा परिवर्तनशीलता भी इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं भी हैं जिनकी आज के लिए